हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सीखिएगा। और एक और मेथड है फॉर्मूला मेथड, जो आगे चल के पढ़िएगा, वो काफी ट्रिकी है। लेकिन ये जो टॉपिक है, टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यहां से सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का कंफर्म होता है। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स इज कंफर्म फ्रॉम दिस टॉपिक, सो टेक दिस टॉपिक वेरी सीरियसली। और देखिए, इस टॉपिक को समझने में काफी टाइम लगता है, लेकिन आपको स्टेप वाइज प्रोसेस से सिखाते हैं, काफी आसान पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक दीजिएगा, टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन है मैट्रिक्स के, उसको देखिएगा। 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, उसको पहले आप सीखिए। वो यदि समझ में आ जाता है तो ये टॉपिक आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। देखिएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखिए, ऑपरेशन का मतलब क्या, किस तरह का ऑपरेशन, तो आइदर रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, या तो रो के थ्रू ऑपरेट करेंगे या कॉलम के थ्रू। ठीक है, तो ऑपरेशन का मतलब है जैसे देखिए, मैथ्स में प्लस क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनटू मैथमेटिकल ऑपरेशन है, डिवाइड का जो सिंबल है वो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो इनइक्वालिटी की सिंबल है वो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो यहां ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, आइदर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, आइदर रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो यहां 3 तरह के ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन लिखिएगा, राइट द फर्स्ट ऑपरेशन। लिखिएगा, द इंटरचेंज ऑफ any two rows or 2 columns. The interchange of any 2 rows or 2 columns. इंटरचेंज का सिंबल आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, लास्ट क्लास में। इंटरचेंज ऑफ any 2 rows or 2 columns does not alter the matrix, मतलब मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। does not alter the nature of matrix, देखिए, बुक में आप देखिएगा इतना ही करके लिखा होता है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, जितना जरूरत है उतना लिखा रहता है। लेकिन उसके बाद का लैंग्वेज दिखा दिया, डज नॉट अल्टर द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के नेचर को अफेक्ट नहीं करता है। यानी आप किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज करा सकते हो, नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। तो वो वहां इस टॉपिक के अंदर एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगा, तो दोनों तरफ, जैसे ये फंडा एक तरफ अप्लाई करेंगे तो उस साइड भी अप्लाई करेंगे। तो बस अभी फिलहाल सीखिए, आगे चलकर और क्लियर हो जाएगा। पहले इसका मतलब समझिए, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। जैसे अपन एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ए 2 3 1 5, ठीक है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लो, 3 ऑर्डर का। ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है।
द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, हम यहां रो ऑपरेशन करके दिखा रहे हैं। एक कॉलम का भी एग्जांपल ले लेंगे। हम ऐसा कुछ अप्लाई कर रहे हैं, R1 गोज टू R3 एंड R3 गोज टू R1। देखिए इसे क्या पढ़ते हैं, इंटरचेंज ऑफ R1 एंड R3। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कराने के लिए आजाद हो। इंटरचेंज ऑफ R1 एंड R3, तो इंटरचेंज कराया तो नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, मतलब इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या बना, R1 किसकी जगह पे चला गया, R3 की जगह पे। R1 विल ऑक्युपाई द प्लेस ऑफ R3 एंड R3 विल ऑक्युपाई द प्लेस ऑफ R1। तो R1 फर्स्ट रो को शिफ्ट करा दे थर्ड रो पे, तो 2 3 1 अपने का बन जाएगा 2 3 1। थर्ड रो वाली फर्स्ट रो की जगह पे चली जाएगी 2 1 9। और सेकेंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 1 5 0 1 5 0, ठीक है। तो इंटरचेंज ऑफ R1 एंड R3, इंटरचेंज ऑफ R1 एंड R3 को ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मतलब फर्स्ट रो को थर्ड रो की जगह पर शिफ्ट करा दीजिए एंड थर्ड रो विल शिफ्ट टू फर्स्ट रो, सेकेंड रो विल रिमेन सेम, ठीक है। इसे लिखिए, एक कॉलम का इंटरचेंज करके दिखाते हैं आपको। अपन एक मैट्रिक्स बी लिया, -1 0 5 4 2 9, अपने मन से लिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो यहां रो को इंटरचेंज कराया ना, यहां देखिए आप कॉलम को इंटरचेंज करके देखिए, C1 गोज टू C2 एंड C2 गोज टू C1। हमें ये फंडा लगाते हैं, यहां से अपने को क्या मैट्रिक्स डेवलप होगा, C1 फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम की जगह पर शिफ्ट कराइए, C2 सेकेंड कॉलम की जगह पे, C1 गोज टू C2, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है, ये अदला बदली हो जाएगा ना, फर्स्ट वाला सेकेंड की जगह पे जाएगा, सेकेंड वाला फर्स्ट की जगह पे, तो -1 4 2 सेकेंड की जगह पे चला गया एंड सेकेंड वाला कम्स टू फर्स्ट वाला पोजीशन 0 2 5 और थर्ड वाला रिमेन सेम, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स इक्वेशन वहां पढ़िएगा, मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज कराने के लिए आप आजाद हो। यू कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और टू कॉलम्स, ये मैट्रिक्स के नेचर को कोई इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब देखिए, अब किस दो रो को इंटरचेंज कराना है और किस दो कॉलम को इंटरचेंज कराना है, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम जिस मोड का होगा उसी अनुसार सोचिएगा कि अपने को, लेकिन हाँ एक बात कंफर्म है कि जब कभी भी इंटरचेंज कराइएगा रो का रो के साथ ही इंटरचेंज होगा एंड कॉलम का कॉलम के साथ होगा। लिख लीजिएगा साइड में, रो का इंटरचेंज, रो का इंटरचेंज रो के साथ ही होगा एंड कॉलम कॉलम के साथ इंटरचेंज करेगा, कॉलम का इंटरचेंज कॉलम के साथ होगा, ठीक है। जैसे यहां C1 इंटरचेंज ऑफ C1 एंड C2 लिखते हैं, तो ऐसा नहीं कि इधर C1 है इधर R2, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, वो डिफाइन नहीं होता है। रो विल इंटरचेंज टू रो इटसेल्फ एंड कॉलम कॉलम के साथ ही इंटरचेंज होता है, क्लियर। इसे लिख लीजिएगा, ये जो साइड में हिंदी में लिखा है इसे याद रखिएगा, ये ऐसा लिख लीजिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा। लिखिएगा सेकेंड ऑपरेशन,
सेकेंड लिखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब वो वैल्यू जो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई भी रो, अब जिस रो में जरूरत पड़े उसी रो का इस्तेमाल कीजिएगा, और एनी कॉलम। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। नंबर मतलब स्केलर हुआ, ठीक है। किसी रो, किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कराना। इस लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखिए। जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए हम ऐसा कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। हम इस मैट्रिक्स में के अंदर फर्स्ट रो में किसी स्केलर से गुना करा रहे हैं, R1 सच दैट 4 इंटू R1, ठीक है। R1 सच दैट 4 इंटू R1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो में 4 से गुना लगा रहे हैं। फर्स्ट रो में 4 से गुना लगाने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में 4 से गुना लगेगा ना। All each and every element of first row will have to be multiplied with this 4, ठीक है। चलिए तो यहां से मैट्रिक्स अपने को क्या मिलेगा, एक फर्स्ट रो में 4 से गुना, इसमें सारे एलिमेंट्स में 4 से गुना, 4 गुने -3 -12, 4 गुने 2 8, 4 गुने 1 4, एंड सेकेंड थर्ड जो करते हूं लिखिएगी 0 2 1 5 4 9। क्लियर है। यानी अब देखिए सेकेंड ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, ठीक है। यहां तो रो का गुना कराया, किसी रो में या किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, उसको कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से R1 सच दैट 4 इंटू R1, मतलब जो कुछ भी क्रिया चल रही है वो किस में चल रही है, फर्स्ट रो में ना। और फर्स्ट रो में क्या हो रही है कि फर्स्ट रो 4 से गुना हो रही है, मतलब फर्स्ट रो की सारी एलिमेंट में 4 से गुना लग रही है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, R1 सच दैट 4 गुना R1, मतलब R1 सच दैट फर्स्ट रो में 4 से गुना हो रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा R1 सच दैट R1 गुना 4, मतलब each element of R1 is being multiplied by 4, such that each element of R1 is being multiplied by 4। ठीक है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में कैसे अप्लाई करेंगे वो तो वहां सीखेंगे। फिलहाल ये समझिए इसका मतलब क्या होता है, उसको आप भूल जाइए, आगे पढ़िएगा, पहले इसका मतलब समझिए। देखिए थर्ड ऑपरेशन क्या है, थर्ड ऑपरेशन क्या लिखता है, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम, ठीक है। ये तो रो ऑपरेशन होगा, ये कॉलम ऑपरेशन होगा, लेकिन बेसिकली रो ऑपरेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। आप कॉलम से भी कर सकते हो, लेकिन रो का ज्यादा यूज आता है। एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम, कॉमा द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर। देखिए अब तक 2 ऑपरेशन सिखा चुके हैं और दोनों में बताए थे। पहला में बताया था इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो या 2 कॉलम डज नॉट अल्टर द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के नेचर को बदलेगा नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा। सेकेंड था किसी रो या किसी कॉलम में किसी स्केलर से गुना कराते हो तो वो भी मैट्रिक्स को के नेचर को अल्टर नहीं करता है, ठीक है। वहां भी लिख लीजिएगा लास्ट में डज नॉट अल्टर द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। यहां भी देखिए, यहां भी लास्ट में लिख लीजिएगा
डज नॉट अल्टर द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, लास्ट में लिख लीजिएगा, डज नॉट अल्टर द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा क्या कह रहा है। हम जो कुछ भी लिखे हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द अबव ऑपरेशन बाय टेकिंग एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। देखिए आप मैट्रिक्स के साथ ऐसा कुछ खिलवाड़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, किसी रो में किसी स्केलर से गुना करके, किसी रो में किसी स्केलर से गुना करा के दूसरी रो में ऐड करा सकते हो। ठीक है, तो ऐड करा सकते हो तो सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हो, बिकॉज सब्ट्रैक्शन क्या है, एक तरह का एडिशन है ना, घटाव एक तरह का जोड़ है। किसी रो में किसी स्केलर से गुना करा के और दूसरी रो में आप ऐड करा सकते हो। वैसे ही कॉलम में देखेंगे, किसी कॉलम में किसी स्केलर से, नॉन जीरो स्केलर से गुना करा के दूसरी कॉलम में जोड़ सकते हो। रो का ऑपरेशन रो के साथ होगा एंड कॉलम का कॉलम के साथ। देखिए जैसे यहां देखिए R1 सच दैट, ये लिखने का तरीका समझिए पहले, ये थोड़ा सीखने में टाइम लगता है लेकिन सीख लीजिएगा एक बार, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। R1 सच दैट R1 प्लस 10 इंटू R3, देखिए लैंग्वेज क्या बोले, किसी रो में ये पहली रो है, ये तीसरी रो है, पहला और तीसरा का मामला चल रहा है। किसी रो में किसी स्केलर यहां 10 है ना, किसी रो में किसी स्केलर से गुना करके दूसरी रो में आप ऐड कर सकते हो। और यहां क्या लिखे R1, देखो R1 सच दैट, यहां R1 है तो यहां भी R1 रहेगा, ठीक है, यहां R3 रहेगा तो यहां भी R3, वहां कुछ और होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑपरेशन जो है, ये जो ऑपरेशन लिखे हैं किस रो में चल रहा है, R1 में चल रहा है। R1 सच दैट का मतलब हुआ जो कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो फर्स्ट रो के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? फर्स्ट रो के लिए। R1 such that मतलब वट एवर द ऑपरेशन आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर, इट विल बी अप्लाइड फॉर फर्स्ट रो। R1 such that, और R1 में क्या चल रहा है, R1 प्लस 10 इंटू R3 का मैथ्स चल रहा है, R1 प्लस 10 इंटू R3 की गणित चल रही है ना। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये मैट्रिक्स जो नया मैट्रिक्स बनेगा, मतलब इसके जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे लिखाएगा, फर्स्ट रो में अप्लाई होगा ना, फर्स्ट रो में ना, यानी सेकेंड थर्ड जेव का तेव लिखाएगा। ठीक है, R1 सच दैट, ये अपने मन से लिखे हैं, अब वहां क्या लिखाएगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, आप खुद सीख लीजिएगा। R1 सच दैट R1 प्लस 10 इंटू R3, यही है ना। देखिए यानी जो कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई होगा फर्स्ट रो में होगा, यानी सेकेंड थर्ड जेव का तेव छाप दिया। और फर्स्ट रो में क्या चल रहा है, किसका गणित चल रहा है, R1 प्लस 10 इंटू R3 की गणित चल रही है ना। अब देखिए, अब इस गणित को समझिए, ठीक है, R1 प्लस 10 इंटू R3, देखिए ये छोटे से स्पेस में आपको हम सिखा देंगे, R1 प्लस 10 इंटू R3। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखो यानी फर्स्ट रो की जगह पे लिखना है ना, यहां फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट होगा तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट लिखाएगा, बीच में जोड़ रहेगा, यहां 10 तो 10 रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, ऐसे चलो ना, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, -2, क्या है, -2। देखो फर्स्ट का पहला -2 तो थर्ड का पहला क्या, 1, देखो ना ये कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ, पहला रो का पहला, तीसरा रो का पहला, फर्स्ट रो का पहला, तीसरा रो का पहला, ये ना। चलो तो R1 की जगह पर क्या लिखाएगा, R1 का पहला एलिमेंट -2, इन प्लेस ऑफ R1 द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R1 शुड बी रिटन हियर,
प्लस 10 इंटू R3। R3 की जगह पर क्या लिखाएगा? R1 का पहला तो R3 का पहला, R1 का पहला तो R3 का पहला, तो R3 का पहला क्या हुआ? 1 हुआ। क्लियर हो गया? अरे R1 का पहला एलिमेंट तो R3 का पहला, प्लस है तो प्लस, और 10 तो 10 लिखाएगा। तो माइनस 2 जोड़ा 10 गुना 1 10, तो 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। तो यू हैव टू राइट 8 हियर। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ये गणित, इसी गणित को अप्लाई करना है ना। चलिए R1 का पहला तो R3 का पहला। अब देखिए R1 का दूसरा तो R3 का दूसरा, तो R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है? 5 है ना। R3 का दूसरा क्या है? 0 है ना। चलिए तो R1 का दूसरा क्या होगा? इसको मिटा दीजिए। R1 का दूसरा 5 प्लस 10 इंटू R1 का दूसरा तो R3 का भी दूसरा, तो R3 का दूसरा क्या है? 0। तो 10 गुना 0 0, 0 प्लस 5 5। यू हैव टू राइट 5 हियर। हो गया? अब देखिए R1 का तीसरा तो R3 का भी तीसरा, तो R1 का तीसरा क्या है? 4 ना। 4 4 नहीं बोल रहे, 4 बोल रहे। R1 का तीसरा तो R3 का भी तीसरा, 10 चौके 40, 40 4 44, 44 बीच में रिटन हियर। ठीक है, तो C के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बना। कैसे बना? यह ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद बना। ठीक है, थोड़ा बहुत फील हो रही होगी ऑपरेशन ना, बहुत सारा ऑपरेशन करेंगे 10 20 35, लेकिन यहां फिलहाल तो बहुत होगा तो 8 कर सकते हैं, टाइम को भी देखना है ना। चलिए तो ये क्लियर हो गया ना। अरे R1 सच दैट मतलब फर्स्ट रो में हो रहा है, क्या हो रहा है? ये हो रहा है। ठीक है, R1 प्लस 10 इंटू R3, फर्स्ट रो में इसकी गणित चल रही है ना। तो R1 प्लस 10 इंटू R3, यहां देखिए R1 यहां R3 है, तो R1 का पहला एलिमेंट तो R3 का पहला, अब प्लस अपने जगह पे रहेगा, 10 अपने जगह पे रहेगा, हिलेगा डोलेगा नहीं। R1 का दूसरा तो R3 का दूसरा, R1 का तीसरा तो R3 का तीसरा, R1 का चौथा तो R3 का चौथा, R1 का 10वां तो R3 का 10वां। लेकिन फिलहाल आपको मैक्सिमम 3 ही ऑर्डर के मैट्रिक्स पढ़ने हैं ना। एक और एग्जांपल देखिए। ये बी मैट्रिक्स है, हम कॉलम वाला ऑपरेशन ले रहे हैं, अपने मन से लिख रहे हैं C1 सच दैट C1 प्लस 4 इंटू C2। ठीक है, अभी क्या बताया? किसी रो में किसी नंबर से गुना करके दूसरी रो में जोड़ा जा सकता है। वैसे ही कॉलम पे आइए, किसी कॉलम में किसी स्केलर से गुना करा के यू कैन ऐड टू दूसरा वाला कॉलम। देखिए इसका मतलब समझे, C1 सच दैट मतलब जो कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई होगा इट विल बी अप्लाइड इन फर्स्ट कॉलम, इसकी जगह पे अप्लाई होगा ना। यानी सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम विल बी रिटेन जस्ट एज द प्रीवियस मैट्रिक्स। सेकेंड और थर्ड कॉलम जो करते हैं वैसे ही रहेगी। 5 1 5 4 7 0। ठीक है, देखिए फर्स्ट कॉलम C1 सच दैट, अब C1 में क्या चल रहा है? ऐसा कुछ चल रहा है ना, C1 प्लस 4 इंटू C2, C1 प्लस 4 इंटू C2। चलिए अब देखिए C1 प्लस 4 इंटू C2, अब ये बताया ना। अब C1 का यहां पहला तो C2 का पहला, क्या पहला एलिमेंट ना। देखिए ये C1 है, ये C2 है, तो C1 का पहला क्या है? -1, C2 का पहला क्या है? 5। C1 का पहला एलिमेंट -1 प्लस 4 गुने C2 का पहला 5। क्लियर? देखिए C1 का पहला तो C2 का पहला, 5 और 20, 20 माइनस 1 कितना हुआ? 19 19। ठीक है, अगले बार देखिए C1 का दूसरा तो C2 का दूसरा, तो C1 का दूसरा क्या है? 2 है, C2 का दूसरा क्या है? 1 है। C1 की जगह पर यहाँ 2 लिखिएगा, अब 4 इंटू C2 की जगह पर क्या लिखिएगा? 1।
4 दूनी 8, 8 2 10। C1 का तीसरा तो C2 का तीसरा, C1 का फर्स्ट कॉलम का तीसरा एलिमेंट 1 है, सेकंड कॉलम का तीसरा एलिमेंट 5 है। ठीक है, तीसरा 1 प्लस 4 गुने यहाँ 5 का 20 से 21। इस बी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यही बनाना। क्लियर है? ठीक है, यानी किसी रो में किसी स्केलर से गुना करा के यू कैन ऐड इट टू दूसरा वाला रो। ठीक है, इट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऐसा ही आप कॉलम में भी करा सकते हो, किसी कॉलम में किसी नंबर से गुना करा के आप दूसरी कॉलम में जोड़ सकते हो। ये मैट्रिक्स के नेचर को चेंज करने नहीं जा रही है। आई थिंक ऑपरेशन आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये 3 जो ऑपरेशन यहां बताए हैं, इसी 3 ऑपरेशन का यूज आएगा क्वेश्चन बनाने में, टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। वहां भी बताएंगे तो आपका तीनों रिवाइज हो जाएगा। तो जितना सीखे हैं उसको रखिए, और जैसे ही प्रॉब्लम बताएंगे वहां ये ऑपरेशन फिर से आएगी, तो वहां और अच्छे से कमांड हो जाएगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है आप देखिएगा, इसी का एप्लीकेशन सीखते हैं। तो टॉपिक दीजिएगा, टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। फिलहाल 2 ऑर्डर का लेंगे मैट्रिक्स, आपको 2 ऑर्डर का बता देंगे, उसके बाद 3 ऑर्डर बताएंगे। टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का मतलब क्या हुआ? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, समझ रहे हैं ना? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का मतलब क्या हुआ? बाय यूजिंग तीनों वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, वो जो 3 ऑपरेशन बताया है ना, उसी का यूज करके। तो इसको आप भूल जाइए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड न याद कर आप क्या याद रखिए? बाय यूजिंग तीनों वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, चलिए, बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, इनवर्स निकालना एक फॉर्मूला मेथड से सिखाएंगे, आगे आपको एडजॉइंट पढ़ाएंगे। एडजॉइंट माइनर को फैक्टर हो गया, आगे एडजॉइंट सीखिएगा। उसके बाद एक देखिएगा, एक शॉर्ट फॉर्मूला होगा, वहां से डायरेक्ट निकल जाएगा आंसर। लेकिन बोर्ड में 6 नंबर के लिए आपको इस मेथड से बनाने के लिए देता है, तो ये जो कि काफी मुश्किल होता है। देखिए कितना आसानी से आपको सिखाएंगे, बस ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम लिखिए, प्रॉब्लम के साथ आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे प्रॉब्लम को अटैक करते हैं। प्रॉब्लम लिखिए, फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए बराबर 2 - 3 2 - 3 - 1 2 by using elementary transformation method ETM। by using ETM याद रखिएगा, ETM का मतलब क्या है? E stand for elementary, T stand for transformation, A stand for method। ETM मेथड ऐसे याद करो ना, ATM मेथड, ATM के बजाय ATM बोल दो, ETM मेथड। ठीक है ना, तो ETM मेथड के नाम से याद रखिएगा, ETM वाली मेथड। देखिए, स्टेप याद रखिएगा, स्टेप मेन फैक्टर है, जो हम बताएंगे आपको, स्टेप उसका मेन फैक्टर होगा। इस मैट्रिक्स की इनवर्स निकालनी है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप क्या है, किस तरह के मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, मतलब डिफाइंड होता है।
जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है उसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, आप इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए। पहला स्टेप क्या है, देखिए ए बराबर इतना, इधर डिटर्मिनेंट तो इधर भी डिटर्मिनेंट लेते हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। मैट्रिक्स ए बराबर है, अपन क्या किया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, तो टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के अलोंग आने वाली एलिमेंट की प्रोडक्ट। तो -3 गुना -1 3 हुआ ना, तो 4 में 3 गया, प्रिंसिपल वाली की प्रोडक्ट, उसके बाद माइनस है, और उसके बाद क्या, सेकेंडरी वाली की प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वैल्यू 3 आ रही है तो 3 लिखा है, 1 हुआ। डिटर्मिनेंट 1 है ना, तो ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया ना, 1 क्या है, 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया होगा, जिस किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है उस मैट्रिक्स को किस नाम से जानते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस इंप्लाई ए इज नॉन सिंगुलर, भूल गए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए रिवाइज करा देते हैं। जिस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर है एंड तब वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर। तो ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो एक ऐसा होगा नॉन सिंगुलर। यदि देखो तो किस तरह के मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, मतलब जिस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, मतलब वैसा मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर होगा उसी का इनवर्स निकाला जा सकता है। तो द इनवर्स इज डिफाइंड, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, केवल नॉन सिंगुलर वाली मैट्रिक्स की ही इनवर्स निकाली जा सकती है, बाकी अलग अलग का नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है ना, इसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ये कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, तो इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, आप a बराबर i इंटू ए लिख लीजिए। किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कराते हो तो वही नो मैट्रिक्स आता है। ए मैट्रिक्स में i से गुना कराए, मतलब ये कोई मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, यही मान लो ना। इसमें आइडेंटिटी मतलब क्या, डायगोनल 1 बाकी सब 0, गुना कराओगे तो क्या आएगा, यही मैट्रिक्स आएगा ना। दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट इनटू गिवन मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कराते हो तो जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स आती है, गुना कराने के बाद आइडेंटिटी नहीं मिलती है या दूसरा कोई नहीं मिलता है। ठीक है, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स गुना आइडेंटिटी इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स। क्लियर, बहुत गर्मी है। देखिए ए को i इंटू ए लिख सकते हैं। अब देखिए ए की जगह पर ये मैट्रिक्स यहां लिख दीजिए, 2 -3 -1 2 इज इक्वल टू आई की जगह पर क्या लिखिएगा, 1 0 0 1। देखिए बाबू ये 2 ऑर्डर है तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 3 ऑर्डर है तो 3 ऑर्डर का होगा, 4 ऑर्डर है तो 4 ऑर्डर का होगा। ये फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं, ये फॉर्मेलिटी की तरह, बस फॉर्मेलिटी है, यहां ये है तो ये छापते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए आगे का फंडा क्या है। अब देखिए एनी हाउ यू हैव टू कन्वर्ट LHS वाली मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी यहां कुछ बीच में ड्रामा चलेगा और आगे चल के इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है। क्या बनाना है, आइडेंटिटी, ऐसा कुछ ना। जी बाबू जो ड्रामा इधर अप्लाई होगा वो इधर भी अप्लाई होगा ना। इक्वेशन का फंडा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, मतलब जो ड्रामा LHS में होगा वही ड्रामा RHS में होगा, जो क्रियाकर्म LHS में होगी वही क्रियाकर्म RHS में भी होगी। तो कुछ ड्रामा के बाद ये क्या बनाना है, इसको आइडेंटिटी।
तो ये आइडेंटिटी बनेगा, तो ये भी तो कुछ बनेगा, ये कुछ नया मैट्रिक्स बनेगा, कुछ 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 कुछ, ठीक है। आइए तो ए का यही लिखाएगा, तो ये क्या बन गया, आई बराबर बाबू ए है तो नया मैट्रिक्स है, ये कुछ नया मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है, नया मैट्रिक्स है, तो इसका नाम कुछ दे दीजिए बी गुना ए, ठीक है। लास्ट में आई बराबर बी गुना ए। देखिए बीच में क्या ड्रामा चलेगा, ये हम ड्रामा आपको लिखवा रहे हैं। आई बराबर बी गुना ए, तब इसके बाद आप लिखिएगा आई बराबर बी गुना ए हुआ, तो इस बी को, नया वाला मैट्रिक्स को क्या लिखिएगा, ए का इनवर्स, तब बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, यानी बी इज मतलब इक्वल टू ए का इनवर्स। क्लियर है? तो ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, नया वाला मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, नया वाला, ये बी मैट्रिक्स हुआ यहां लिखा। क्लियर है? अब देखिए ये तो लास्ट का स्टेप क्लियर है ना, कि एलएचएस वाली को क्या बनाना है, आइडेंटिटी, तो ये कुछ नया बनेगा, ये ज्यों का त्यों लिखाएगा। तो आई बराबर नया वाला मैट्रिक्स का नाम दे दिया बी गुना ए। ऐसा कुछ लैंग्वेज आ गया तो लास्ट में क्या बोलते हैं, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी इज मतलब इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर ये जो मैट्रिक्स आएगा यहां, यही यहां लिखा जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये बीच में क्या ड्रामा चलेगा, वही ड्रामा आपको लिखवाने जा रहे हैं, वही तो इंपॉर्टेंट है। ये अगर ड्रामा समझ में, बीच में क्या ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा यदि समझ में आ गया तब तो गणित खत्म हो गया। देखिए ड्रामा का पहला स्टेप लिखिएगा, यानी ड्रामा का मतलब क्या हुआ, एलएचएस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना। ठीक है, तो लिखिएगा रूल्स टू मेक एलएचएस वाली मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही ड्रामा है। ड्रामा का मतलब यही ना, ये ड्रामा क्या हो रहा है, एलएचएस वाले मैट्रिक्स को क्या बनाना है, आइडेंटिटी। ये कुछ भी बन जाए, भाड़ में जाए। पहला लिखिएगा 1-1 पोजीशन को 1 बनाए, मेक 1-1 पोजीशन 1-1 प्लेस वाली एलिमेंट या 1-1 पोजीशन एज +1। 1-1 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसे क्या बनाना है, +1। जैसे ये है ना, तो यहां क्या बनाना है, 1। यहां क्या बनाना है, 1। 1-1 पोजीशन वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 हो गया। तो देखिए जो ऑपरेशन अब बनाने के लिए कुछ ऑपरेशन अप्लाई होगा, कौन ऑपरेशन, वही तीनों ऑपरेशन जो आपको लिखवाए हैं। कौन सा 3, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज करा सकते हो, किसी रो या किसी कॉलम में नॉन जीरो स्केलर से गुना करा सकते हो, किसी रो या किसी कॉलम में किसी रो में किसी नंबर से गुना करके दूसरे रो में जोड़ सकते हो, या किसी कॉलम में किसी नंबर से गुना करके दूसरे कॉलम में जोड़ सकते हो। रो का ऑपरेशन रो के साथ होता है, कॉलम का कॉलम के साथ, यही बताया ना। चलिए, तो 1-1 पोजीशन को 1 बनाए। तो देखिए जो ऑपरेशन लेफ्ट में एलएचएस के लिए अप्लाई होगा वही आरएचएस के लिए भी होगा। वहां बता रहे थे ना मैट्रिक्स इक्वेशन, आ गया मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स गुना ए। ठीक है, इसी मैट्रिक्स इक्वेशन की बात हो रही है कि जो ऑपरेशन, जिस मैट्रिक्स इक्वेशन में एलएचएस के लिए जो ऑपरेशन अप्लाई होगा, दैट ऑपरेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर आरएचएस ऑल्सो। तो 1-1 पोजीशन को 1 बनाए, लिख लिए। सेकेंड लिखिएगा, यहां 1 हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट बचा, बाकी सारे को क्या बनाना है, 0। तो सेकेंड स्टेप लिखिएगा कि मेक द रिमेनिंग एलिमेंट्स
remaining elements, make the remaining elements of C1 as 0. अब ये 2 ऑर्डर का है तो यहां तो एक ही बच रहा है ना, 3 ऑर्डर का होता तो 2 को बचता, तो दोनों को 0 बनाते। अब कैसे बनाएंगे, ऑपरेशन के थ्रू सिखा रहे हैं। तीसरा लिखिए, तीसरा है 2 पोजीशन को 1 बनाए, डायगोनल 1 होता है ना, मेक 2 प्लेस या पोजीशन 2 एस +1, 2 पोजीशन को 1 बनाए। और उसके बाद अगली स्टेप है सेकेंड कॉलम में बाकी सारी एलिमेंट को 0 बनाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट मेक ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ C2 एज 0, C2 2 यही सब तो नाम मिलता है। मेक द सीटी कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को 0 बनाने हैं। यदि 3 ऑर्डर का, ये तो 2 ऑर्डर के लिए है ना, यदि 3 ऑर्डर का होता तो तीसरा अगला स्टेप क्या लिखते, 3 पोजीशन को 1 बनाए, तीसरी कॉलम में बाकी सारी एलिमेंट को 0 बनाए। ठीक है, यहां तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ना, यदि 3 ऑर्डर का होता तो और 2 स्टेप लिखिए। पांचवा में क्या लिखिएगा, मेक 3 पोजीशन एज +1। छठा स्टेप लिखिएगा, मेक ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ तीसरी कॉलम C3 एज 0, लिख लीजिएगा। अब उस मैट्रिक्स की इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, देखिए फाइनल सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन A बराबर I इंटू A लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट A मैट्रिक्स बराबर I गुना A मैट्रिक्स। A की जगह पर वो मैट्रिक्स लिखाएगा 2 -3 -1 2। I की जगह पर क्या लिखाएगा, आइडेंटिटी, डायगोनल 1 बाकी सब 0। A की जगह पर यही लिखाएगा कि एक ड्रामा चलेगा। ड्रामा क्या होगा, एलएचएस वाली मैट्रिक्स को, देखिए टारगेट किसको किए हैं, एलएचएस वाली मैट्रिक्स को एनी हाउ यू हैव टू मेक इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एलएचएस वाली मैट्रिक्स को किसी भी तरह आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो बनाने के लिए अभी अभी आपको स्टेप लिखवाया, क्या रूल होता है। ठीक है, इस पे ध्यान होता है, एलएचएस वाली मैट्रिक्स को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, 1 पोजीशन को 1 बनाए। ये 1 कैसे बनेगा, इसको 1 बनाना है ना, तो देखिए भाई साहब इसे 1 बनाना है ना, ये 2 क्या है, किसका है, किसका एलिमेंट है, R1 का है ना, 2 R1 का है ना, इसको 1 बनाना है, मतलब R1 में कुछ लफड़ा होगा ना, तो क्या कुछ कराएंगे कि 1 बनेगा। ये बाबू 2 में क्या करिएगा कि 1 बन जाएगा। किसी रो में प्रत्येक एलिमेंट में कुछ नंबर जोड़ घटा तो नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होता, हाँ गुना करा सकते हैं। 2 में इसके रेसिप्रोकल से गुना कराएंगे तो 1 बन जाएगा। देखो ना 2 का रेसिप्रोकल 1/2 गुना कराइए 1 आ गया। ठीक है, तो जहां कहीं भी 1 बनाना हो, जहां कहीं भी डायगोनल पोजीशन पे 1 बनाना हो, तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा उस नंबर के उसके रेसिप्रोकल से गुना करा दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसमें कितना से गुना कराएंगे, 1/2 से ना, इसमें कराएंगे तो इसमें भी कराएंगे, इसमें भी कराएंगे, इसमें भी कराएंगे। तो इतना को एक लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, R1 सच दैट, बाबू R1 में लफड़ा हो रहा है ना, 1/2 इंटू R1, क्लियर है। R1 सच दैट मतलब R1 के अंदर लफड़ा होगा, क्या होगा, R1 की प्रत्येक एलिमेंट 1/2 से गुना होगी, और जो LHS में अप्लाई करेंगे और RHS में भी अप्लाई करेंगे, बिकॉज इक्वेशन है। इक्वेशन क्या करता है, जो काम LHS में होगा वही RHS में भी होगा।
चलिए 1/2 से गुना कराइए, 2 गुना 1/2 कितना मिलेगा 1। -3 में 1/2 से गुना कराइए -3/2। इधर 1 में 1/2 से 1/2, 0 में 1/2 से 0 इंटू ए, हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो का काम तमाम हो गया, सेकेंड रो तो ज्यों का त्यों लिखाएगा ना, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए 1 पोजीशन 1 बन गया, इसको ध्यान दो ना, 1 बन गया। अब क्या करना है, इसके बाद पहली कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट को 0 बनाए, इसको 0 बनाना है ना। तो -1 में क्या 0 से गुना करोगे? किसी रो या किसी कॉलम में 0 से गुना नहीं करते हैं, नॉन जीरो नंबर से गुना करते हैं ना। चलो तो देखो बाबू ऐसा कुछ करे, देखो ना -1 अजोड़ 1 0 हो जाएगा। अरे बाबू -1 अजोड़ 1 0 हो जाएगा, यानी ये क्या है R2 का परिवार है, ये R1 का, यानी R2 में R1 जोड़ देना। और किस में अप्लाई करें, सेकेंड रो में R2 सच दैट R2 प्लस R1। आपको बताया था किसी रो में किसी नंबर से गुना करके दूसरे रो में जोड़ सकते हो। देखो ना R1 में कितना से गुना किया, 1 से, अरे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 इंटू R1 क्या होगा R1। किसी रो में किसी नंबर से गुना करके दूसरी रो में जोड़ सकते हो। और यहां देखो R2 है तो यहां भी R2 होगा, यहां R1 तो यहां भी R1, यहां R3 तो R3। चलिए अप्लाई कीजिए, यहां लिख लीजिए R2 सच दैट R2 प्लस R1। बाबू 3 ऑपरेशन सिखाया था, ये ऑपरेशन नंबर कौन सा है 2, ये ऑपरेशन नंबर 3। देखिए R2 में अप्लाई कीजिए, तो R2 प्लस R2 का पहला एलिमेंट तो R1 का भी पहला, तो R2 का पहला क्या -1, R1 का पहला क्या 1, तो -1 जोड़ 1 क्या होगा 0। R2 का दूसरा तो R1 का दूसरा, ये R2 की जगह पे क्या लिखा है 2, प्लस R1 की जगह पे -3/2, 2 जोड़ -3/2 का मतलब 1.5, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1.5 गया, कितना बचा आधा, 1/2 ना, यहाँ 1/2 लिखे, 0 प्लस 1/2 1/2, 1 प्लस 0 1। फर्स्ट रो ज्यों का त्यों छप जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप हो गया। पहला था कि 1 पोजीशन को 1 बनाए, सेकंड स्टेप पहली कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट को 0 बनाए, हो गया। तीसरा स्टेप 2 प्लेस को 1 बनाए, 2 पोजीशन यही है ना अपने का, इसे 1 बनाना है। अभी भी बताया डायगोनल पोजीशन, डायगोनल है ना, डायगोनल पोजीशन को 1 बनाते हैं ना। देखो 1 को 1 बनाया, आप 2 को 1 बनाएंगे, 3 ऑर्डर कराएगा तो 3 को 1 बनाएंगे। चलिए तो क्या करते हैं, उसमें उस नंबर के रेसिप्रोकल से गुना करा देते हैं ना। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, तो 1/2 में 2 से गुना करेगा तो 1 हो जाएगा। इसमें गुना करिएगा मतलब ये किसका परिवार है, सेकेंड रो का। R2 such that प्रत्येक एलिमेंट ऑफ R2 should be multiplied with 2। अप्लाई कीजिए, 0 में 2 से गुना करिए 0, 1/2 में 2 से गुना करिए 1, 1/2 में 2 से गुना करिए 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे 2 into a, R1 will be written just का thus। ठीक है, चलिए अगला स्टेप क्या था, चौथा स्टेप, सेकेंड कॉलम में बच्चे सारे एलिमेंट को 0 बनाए। तो सेकेंड कॉलम में क्या बच रहा है, यही बच रहा है ना, इसे 0 बनाना है। ये बाबू -3/2 में क्या कुछ जादू होगा कि 0 बन जाएगा। तो किसी नंबर में उसके नेगेटिव को जोड़ने से शायद 0 बन जाता है ना। -3/2 का नेगेटिव क्या होगा 3/2, तो -3/2 प्लस 3/2 क्या हो गया 0। देखो हम ऐसा कुछ फंडा अपना रहे हैं, ये जो देखिए किसी रो में किसी नंबर से गुना करके दूसरी रो में जोड़ सकते हो ना।
हमें इसमें कितना से गुना कर दे, 3/2 से। देखो ना, एक में 3/2 से गुना करेंगे 3/2, दूसरे रो में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 3/2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये R2 है ना, R2 में कितना से गुना करेंगे, 3/2 से। किसमें जोड़ेंगे, R1 में ना, कि किसमें अप्लाई हो रहा है, R1 में अप्लाई हो रहा है। R1 सच दैट R1 प्लस 3/2 गुना R2 किसी रो में किसी स्केलर से गुना करके दूसरी रो में जोड़ा जा सकता है, मैट्रिक्स इक्वेशन को अल्टर नहीं करता है। चलिए, तो R1 प्लस 3/2 गुना R2, तो R1 का पहला एलिमेंट, तो पहला क्या 1 जोड़ 3/2 गुना R2 का पहला 0, R1 का पहला तो R2 का पहला, R1 का दूसरा तो R2 का दूसरा, यहाँ 1 0 0 इंटू कुछ भी, 0 गुना कोई भी लफड़ा 0 0 प्लस 1 1 माइनस 3/2 जोड़ 3/2 गुना 3/2 क्या हो जाएगा 0। R1 का पहला R2 का पहला, तो यहाँ क्या लिखाएगा 1/2, LHS में अप्लाई हो गया, आप RHS में कर रहे हैं। 1/2 जोड़ 3/2 गुना 1, तो 3 R1 का पहला तो R2 का पहला, तो R1 का पहला क्या 1/2 जोड़ 3/2 गुना R2 का पहला 1, तो 1/2 आधा और 3/2 1.5, तो 1.5 जोड़ आधा कितना हुआ 2। R1 का दूसरा 0 जोड़ 3/2 गुना R2 का दूसरा 2, तो 3/2 गुना 2 कितना हुआ 2 2 31 3 और 3 जोड़ 0 3, यहाँ 3 9 क्लियर है। 0 जोड़ 3/2 गुना 2 3 गुना A, इधर A मैट्रिक्स लिखे हैं बाबू, R2 ज्यों का त्यों छपेगा 0 1 और 1 2। अब देखिए LHS वाली आइडेंटिटी बन गई, ये वाली आइडेंटिटी बन गई ना। ये क्या आ गया, कुछ नया मैट्रिक्स आया, इसका नाम दे देते हैं B गुना A। आपको बताए थे कि लास्ट में ऐसा कुछ आ जाए, I बराबर नया मैट्रिक्स गुना A, तब लिखते हैं B इज द इनवर्स ऑफ A, B इज मतलब इक्वल टू इनवर्स ऑफ A मतलब A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर B मैट्रिक्स क्या है 2 3 और 1 2 है। ठीक है, मान लीजिए आपको चेक करना है कि आंसर मेरा सही है गलत, तो क्या कीजिएगा इन द एंड A इनवर्स, ये जो आंसर आया और क्वेश्चन A मैट्रिक्स है ना, आंसर और क्वेश्चन को गुना करा दीजिए। A इनवर्स को A मैट्रिक्स से गुना करा दो, A इनवर्स को A मैट्रिक्स से गुना करा दो, क्या आना चाहिए आइडेंटिटी आना चाहिए। यदि आइडेंटिटी आ जाए तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यही स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में, अगले क्लास में 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल समय कम था, तो we will have to find the inverse of third order वाली मैट्रिक्स in the next lecture. So that's all for today. Bye.